हेलो दोस्तों, रोहित यार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जैसा आप देख रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की हम बात करने वाले हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्या है पढ़ाई का, तो कंपटीशन की अगर हम बात करें तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री जब भी बात आती है, जहां जहां वर्ल्ड की हिस्ट्री की बात होगी तो वहां वहां इसका यूज आएगा, ठीक है। और इंडिया के लिए भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर एकेडमिक वाले बच्चे हैं उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो क्लास 10th का एनसीईआरटी जो कवर करना चाहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंपटीशन आपको क्रैक करना है तो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कंठस्थ करनी ही पड़ेगी। तो एनसीईआरटी का क्लास 10th का ये चैप्टर वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, क्योंकि देखो वर्ल्ड की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हर देश के बारे में हमको नहीं जानना है। जो खास है, जिसका कुछ इंपॉर्टेंस है, जिसे कुछ सीखा जा सकता है, उसी की हम बात करते हैं। जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, रशिया वाले पार्ट पे हो गया, यूएसए वाले पार्ट पे हो गया, और इंग्लैंड की हम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हम पे रूल किया। तो कुछ कंट्रीज हमको विदेशों वाले मतलब फॉरेन वाले पार्ट पे हमको पढ़नी पड़ती है फॉर बेसिक नॉलेज और फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक। तो इसीलिए ये चैप्टर की हम शुरुआत, चैप्टर तो हम नहीं बोलेंगे, इसीलिए हम ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एक टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। लास्ट तक जरूर देखना, तभी मजा आएगा। शुरू में भले कोई भी फिल्म जैसे होता है ना, तो एक कैरेक्टर बिल्डअप होता है, फिर जाके मेन क्लाइमेक्स वाला सीन आता है। तो यहाँ पे भी शुरुआत में कुछ क्लाइमेक्स बिल्डअप के लिए कुछ रोल्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन बहुत मजेदार होगा। प्लीज लास्ट तक बने रहना, तभी मजा आएगा, ठीक। और गारंटी है कि एकदम कहानी की तरह आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ ईयर्स होंगे और कुछ नाम होंगे जो कि थोड़ा सा आपको दिमाग में सेट करना होगा, बाकी प्लॉटिंग पूरी कहानी दिमाग में सेट करा दूंगा, इसकी गारंटी है। बहुत मजा आने वाला है, स्टे ट्यून। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। नाम से ही दिख रहा है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की हम बात करने वाले हैं, जर्मनी को यूनाइट करना। यूनिफिकेशन का मतलब एक करना, यूनाइट करना। यानी इसका मतलब हो गया कि बिखरा पड़ा होगा, मल्टीपल टुकड़ों में टूटा पड़ा होगा, तभी तो एक करने की बात आ रही है, ठीक है। तो कितने टुकड़े हैं, क्या है, ये सारी कहानियां हम आगे देखने वाले हैं। तो इस जर्मनी की कहानी को शुरू करने से पहले ये एक मैप देखिए, ये यूरोप का एक मैप दिख रहा है, यूरोप का मैप है, और यहाँ पे इस जगह ये जर्मनी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, बर्लिन। ध्यान रखिएगा, बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। और इसी के बगल में यहाँ ब्रुसेल्स है, फ्रांस है, ऊपर इंग्लैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, इधर इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड। तो ये कहानी है जर्मनी। आज ये जर्मनी दिख रहा है, लेकिन अगर हम आज से 1815 या 19th सेंचुरी वाले टाइम पीरियड में चले जाए, मतलब बिफोर 1871, 1871 से पहले के मैप अगर हम देखें तो वहां जर्मनी नाम का कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जर्मनी तो 1871 में बना। तो ये मोर ऑफ मतलब लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि जर्मनी का लोकेशन कहाँ है, साफ साफ यहां दिख रहा होगा, ठीक। अब शुरू करते हैं, ये एकीकरण का क्या सिस्टम है, मतलब यूनिफिकेशन का क्या सीन है। लोकेशन हमने देख लिया, कैपिटल देख ली, ठीक है। तो क्यों एक करने का टॉपिक क्यों आया? सिंपल सा है कि टुकड़ों में बटा होगा। तो कितने टुकड़े थे इस जर्मनी के? तो 300 टुकड़े थे। ध्यान रखेंगे, 300 टुकड़े। 300 टुकड़े कहने का मतलब 300 डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट या छोटे छोटे रीजन में बटा हुआ था, मोनार्कियल सिस्टम में बटा हुआ था। मोनार्कियल सिस्टम बहुत अच्छे से पता होगा आपको, राजा वाला रूल, कोई डेमोक्रेसी वाली सिस्टम नहीं थी, राजा रूल करता था। तो 300 छोटे और बड़े मिलकर टुकड़े थे। अब हाँ, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी देश को दो ही चीज एक बना के रख सकती है, या तो उनका एक कॉमन रिलीजन हो, या तो उनकी एक कॉमन भाषा हो। एक तो लैंग्वेज, दूसरा रिलीजन। ये एक ऐसा बॉन्ड है ना जो यूनाइट करके रखता है सारे सिटीजन्स को। हमारा देश थोड़ा अलग है, हम एक्सेप्शन है, नहीं हमारा कॉमन लैंग्वेज है, नहीं हमारा कॉमन धर्म है, हम एक अलग ही लेवल पे हैं, ठीक है। एक कॉन्टिनेंट की तरह हम ट्रीट किए जाते हैं। तो यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में 300 टुकड़ों को एक सिंगल नेशन बनाना था, और इसी की पूरी कहानी है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो रोल देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स
इन यूनिफिकेशन, यानी ये जो यूनिफिकेशन हुआ इसमें किन किन लोगों ने रोल प्ले किया, ठीक है, किन का रोल था। तो सबसे पहले भाई साहब आते हैं नेपोलियन बोनापार्टे, नाम सुना होगा इनको, कहा जाता है इवन इंडिया के एक रूलर है समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफी स्ट्रांग मिलिट्री लीडर थे, कभी लड़ाई नहीं हारा और काफी स्ट्रांग थे, काफी बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश किया था। फ्रांस का ये राजा बने थे 1804 में, 1804 यानी 1804 में फ्रांस के राजा बनने के बाद फाइनली ये एक्सपैंड करते हैं पूरे यूरोप तक अपनी टेरिटरी को, और उसके बाद 1813 में एक बैटल ऑफ लिप्जिंग में डिफीट होते हैं और फाइनल डिफीशन इनका होता है 1815, 1815 बैटल ऑफ वाटरलू, नाम सुना होगा आपने बैटल ऑफ वाटरलू। तो इसमें इनकी कहानी द एंड हो जाती है, ठीक है। ये तो हम इनकी बात नहीं कर रहे, हम बस बात कर रहे हैं यूनिफिकेशन में इनका क्या रोल था। छोटा सा रोल करे, बड़ा सा रोल करे, जिसका इसका रोल है उसकी हम बात करें। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि 300 टुकड़ों में जर्मन स्टेट बटा हुआ था और इन्होंने क्या किया, कन्फेडरेशन ऑफ राइन बनाया। कन्फेडरेशन ऑफ राइन, देखो राइन किसके लिए यूज होता है, राइन यानी राइन लैंड के लिए यूज होता है, जर्मनी को राइन लैंड, क्योंकि देखो राइन लैंड जैसे हमारे इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है, ठीक है, काफी रिच मिनरल रिसोर्सेज है यहाँ पे, तो उसी तरह जर्मनी में राइन लैंड का इलाका है जहां पे रिच मिनरल रिसोर्सेज है। तो राइन लैंड से भी जर्मनी को शुरू से ही जाना जाता रहा है। तो इसीलिए एक जैसे हमारे इंडिया का नाम है ना, पिछले वीडियो में हमने बात किया था आर्यवर्त हिंदुस्तान, तो उसी तरह राइन लैंड भी कहा जाता है। तो राइन कन्फेडरेशन का मतलब ग्रुप एक स्टैब्लिशमेंट किया, यानी इसने क्या किया, नेपोलियन ने 300 टुकड़ों को ना 39 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब जो बहुत ही छोटे थे ना उनको मर्ज करके बड़ी बड़ी यूनिट बना दी, ठीक है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के। जैसे इंडिया में तो एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट को तोड़ के 2 डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे उस वक्त क्या किया गया, जो छोटे छोटे टेरिटरी थी उनको मर्ज करके बड़ी टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। जिसमें से ये जो कन्फेडरेशन ऑफ राइन जो बनाया गया था, या ये जो पूरा सिस्टम बना था, इसमें एक प्रूशिया नाम का, प्रूशिया और एक ऑस्ट्रिया, ठीक है, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया 2 बड़े कन्फेडरेशन थे, यानी बड़ी यूनिट थी, और बाकी जो 37 जो बच गए, 37 स्मॉलर थे, छोटे छोटे टेरिटरी, यानी टोटल 39 हुए। 2 ये हो गए प्रूशिया ऑस्ट्रिया, कितने हो गए 39, ठीक है, और 37 स्मॉलर, और ये 2 39 टोटल हो गए। लेकिन पहले ये ओरिजिनली कितने थे, 300 थे, ठीक है। देखो ये मैप में दिख रहा होगा एक थोड़ा सा, प्रूशिया यहाँ पे आपको दिख रहा है, कितना बड़ा प्रूशिया था। देखो यहाँ डैंजिंग पोर्ट, ये जो डैंजिंग दिख रहा है ना, ये कहाँ है, पोलैंड में था उस वक्त, ये पोलैंड का भी रीजन इसके अंडर में था, प्रूशिया के अंदर या नेपोलियन के पार्ट पे। डैंजिंग पोर्ट वही पोर्ट है जहां पे अटैक हुआ था, वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939। इसी पोर्ट पे अटैक होने के बाद वर्ल्ड वार का बिगुल बजता है, जब हिटलर ने अटैक किया था, ठीक है। तो देखो ये छोटे छोटे छोटे, हमको ये सब नहीं जानना है कि क्या क्या छोटे, 300 के नाम क्या, 37 के क्या नाम क्या, जो मेन कैरेक्टर है उसकी हम बात करते हैं, प्लॉटिंग हम करते चलेंगे कैसे कैरेक्टर चला। यानी हमको बस इतना समझ में आया कि 300 टुकड़े थे छोटे छोटे, ठीक है। नेपोलियन ने उनको 300 को 39 में कन्वर्ट कर दिया, एक लॉ बना के, एक फरमान जारी करके, रॉयल फरमान कह सकते हो, कन्फेडरेशन ऑफ राइन बना के। अब सवाल एक ये हो सकता है, नेपोलियन को क्या चुल मची, ये तो फ्रांस का था और जर्मनी को क्यों उसने एक किया। अरे सिंपल सा बात है, उसका अपना फायदा था। फायदा ये था कि जितने, समझना इस चीज को, 300 अगर रजवाड़े हैं यानी 300 टेरिटरी हैं, तो उनके अपने रूलिंग सिस्टम होंगे, उनके अपने चेक पॉइंट होंगे, जैसे ढोलकपुर का अपना होगा और भीमपुर का अपना होगा, तो चेकिंग होगा, टैक्सेस देने पड़ेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड इन सब में डिले हो जाता था, पैसा भी ज्यादा लगता था, टाइम कंजप्शन भी ज्यादा था। तो नेपोलियन ने सोचा कि क्यों ना बड़ी बड़ी यूनिट कर दे, तो चेक पॉइंट्स भी कम होंगे, ट्रेड भी अच्छा से होगा और रिस्ट्रिक्शंस भी कम होंगे। तो जितना पॉसिबल हो पाया तो 300 को 39 में कन्वर्ट किया, जिससे कि उसका ट्रेड इफिशिएंट चलता रहे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रॉपर चलता रहे, ट्रेड टैक्सेस कम लगे, बैरियर्स, चेक पॉइंट कम तो बैरियर्स कम। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेपोलियन का रोल हमको तो समझ में आ गया। और देखा जैसे मैंने अभी बोला ना कि वॉर्सो यहां दिख रहा था, यहाँ पे है डेंजिंग, तो देखो ये जर्मनी जो आज दिख रहा है, उस वक्त जब ये प्रूशिया नाम चल रहा था, मतलब कितना बड़ा ये था, दिख रहा है ना, ऑस्ट्रिया ये सब, तो इस रीजन तक ये फैला हुआ था प्रूशिया वाला पार्ट, ठीक है।
रोल ऑफ नेपोलियन हमको ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना, 300 को 39 में कन्वर्ट किया, 300 को 39 में किया। दो बड़ी टेरिटरी थी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया। प्रूशिया याद रखिएगा, प्रूशिया, पी रशिया ऐसे याद रखना, रशिया के आगे पी लगा दो, प्रूशिया हो गया। ठीक है, तो उस वक्त जर्मनी नाम नहीं था, ध्यान रखिएगा। अगला फैक्टर आता है ज़ोल्वेरिन, और किस लॉ के तहत उसने एक किया था, कन्फेडरेशन ऑफ राइन, कन्फेडरेशन ऑफ राइन, ध्यान रखेंगे, कन्फेडरेशन ऑफ राइन बनाया गया था। ठीक है, अब अगला फैक्टर आता है ज़ोल्वेरिन, काफी इंपॉर्टेंट है ज़ोल्वेरिन, ये एक जर्मन वर्ड है, ध्यान रखेंगे। ज़ोल्वेरिन का मतलब क्या होता है? ज़ोल्वेरिन का मतलब होता है एक तरह से, अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी फ्रीली ट्रेड किया जा सके, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, बनाया क्यों गया था? कहा जाता है, जो इकोनॉमिस्ट थे उस वक्त के, जो सब कुछ रिसर्चर थे, कहा जाता था कि पॉलिटिकल लेवल पे तो एक नहीं हो पा रहा था जर्मनी, ये अब 39 थे, 300 थे पहले, अब 39 की हम बात कर रहे थे। 39 जो ये टेरिटरी थी, एक नहीं हो पा रहा था, और क्यों नहीं हो पा रहा था? तो पॉलिटिकल टेंशंस जो भी थे। लेकिन इकोनॉमिक लेवल पे ज़ोल्वेरिन एक ऐसा सिस्टम था, इकोनॉमिक यानी पैसे वाले पार्ट पे, बिजनेस वाले पार्ट पे, आप देखोगे कि जर्मनी को एक जैसा ट्रीट, जैसे एक देश के अंदर स्टेट्स रहते हैं ना, कोई भी राजस्थान का बंदा जाके दिल्ली में ट्रेड कर सकता, बिहार का बंदा महाराष्ट्र जाके ट्रेड कर सकता, बिजनेस व्यापार, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह ज़ोल्वेरिन ने इन 39 स्टेट्स के अंदर फ्रीली ट्रेड करना शुरू करवा दिया। एक तरह से इकोनॉमिक लेवल पे देश जैसा ट्रीट होने लगा। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि दो ही चीज किसी देश को देश बना के रख सकता है, या तो लैंग्वेज हो या तो आपका धर्म हो। तो यहाँ पे जो एक बनने वाला था, ये 39 जो स्टेट्स थे, यानी शुरू में 300, फिर 300 से 39, क्या कॉमन था इनके अंदर? लैंग्वेज। याद रखिएगा, यहाँ पे लैंग्वेज सब में कॉमन थी, सब जर्मन भाषी थे, यानी सब जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। उम्मीद करते इतना समझ में आ गया होगा, मतलब लैंग्वेज के बेस पे एक होना था इनको। ठीक है, 39 बचे थे। तो देखो ज़ोल्वेरिन क्या था? इट वाज ए कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन था। कस्टम क्या होता है? कस्टम वाले होते हैं ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। देखो दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। जब हम कुछ भी दूसरे देश से अपने मंगाते हैं, अपने यहाँ आता है, इंपोर्ट होता है, तो कस्टम ड्यूटी लगता है। कस्टम वाले पकड़ लेते हैं एरोप्लेन पे, शिप पे, फिर पैसे देके छुड़ाते हैं, और इसके ऊपर वो भी होता है फर्जी जो कॉल होता है ना कि आपका इतना आया है, पैसा जमा कर दो। तो इस टाइप के स्कैम भी होते हैं। ठीक है, तो कस्टम, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे ना तो एक्साइज ड्यूटी लगती है। ठीक, तो कस्टम यानी यहाँ पे हो गया कस्टम यूनियन, एक तरह से, यानी जो ये जो चेक पॉइंट्स थे, या एक तरह से जहां पे चेकिंग होती थी इंपोर्ट होने का, तो वो लोगों ने एक यूनियन बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। किन किन लोगों ने? शुरुआत प्रूशिया ने की थी, ध्यान रखिएगा। किसने इसको शुरुआत करी? तो प्रूशिया ने किया। कब किया? 1834 में किया। ठीक है, 1834 में किया, प्रूशिया ने किया। शुरू में ऑस्ट्रिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया, शुरू में ऑस्ट्रिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया। बाद में देखा कि भाई इसके बिना तो काम चलने वाला है नहीं, तो फिर ऑस्ट्रिया ने बाद में ज्वाइन किया। बाहर बारिश होने लगी है, अगर आवाज में थोड़ी सी अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो प्लीज मैनेज। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया ने शुरू में ज्वाइन नहीं किया, प्रूशिया ने किया, और धीरे धीरे बाकी के जो 37 स्मॉलर स्टेट थे उन्होंने ज्वाइन इसको कर लिया। ठीक, अब देखो होता क्या है, इससे हुआ क्या, फायदा क्या हुआ? द यूनियन abolished tariff barrier and reduced the number of currencies from over 30 to 2। यानी जो ये 39 स्टेट्स थे, समझना इस ज़ोल्वेरिन के कारण क्या हुआ, 39 स्टेट में कितने करेंसीज चलते थे? 30 करेंसीज चलती थी, 30 करेंसी अलग अलग, इसको रिड्यूस करके ये 2 पे आ गया, यानी 2 ही करेंसी चलने लगी। सोचो 30 करेंसी से 2 करेंसी पे आ गए ज़ोल्वेरिन के कारण, यानी 39 स्टेट बना था तो उनके भी अपने सिस्टम होंगे, उनका करेंसी होगा, उनका मेजरमेंट सिस्टम होगा, सब कुछ होगा। तो इससे ये रिड्यूस हो गया, 30 से 2 आ गया। एक एग्जांपल यहाँ पे देख के समझो, 1833 की बात है, जब ये ज़ोल्वेरिन नहीं लगा था, तो हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग तक अगर एक व्यापारी को, जर्मनी के ये दोनों शहर है आज के जर्मनी के, तो हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग, उस वक्त ये हैम्बर्ग न्यूरमबर्ग टेरिटरी हुआ करती थी, एक अलग और एक अलग। ठीक है, 39 का पार्ट थी। तो हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग अगर किसी को जाना हो और बेचना हो, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कस्टम ड्यूटी 5% ईच वन ऑफ देम, 11 कस्टम बैरियर, यानी 11 कस्टम बैरियर, 11 चेक पॉइंट्स को क्रॉस करना पड़ता था, और हर चेक पॉइंट पे 5% टैक्स देना पड़ता था, यानी 11 × 55 यानी 55% तो टैक्स ही हो गया। सोचो तो ये कितना जरूरी था, क्योंकि एक देश की तरह आपका ये टेरिटरी रहेगा,
तो कोई भी फ्रीली ट्रेड कर सकता है। ये सब तो जाहिर सी बात है, टैक्सेस कम होंगे तो जो एंड यूजर है, कंज्यूमर है, उनके ऊपर बर्डन कम आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स बढ़ेगा, पैसा, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा और सफर आम जनता को ही करना पड़ेगा। तो ज़ोल्वरिन को कहा था बहुत बड़ा मार्वलस स्टेप था इस यूनिफिकेशन का, क्योंकि इसने इकोनॉमिक लेवल पे देश को एक जैसा ट्रीट कर दिया। यानी जिसके पास ये ज़ोल्वरिन का पास होता था वो दिखाता था और फ्रीली इस टेरिटरी से उस टेरिटरी चला जाता था बिना टैक्स दिए हुए, जो इसके मेंबर्स थे या जो इस ट्रीटी के अंदर आ गए थे। तो उम्मीद करते हैं ज़ोल्वरिन समझ में आ गया। एक तरह से कस्टम यूनियन वाला था, यूनियन ग्रुप बना दिया मर्चेंट्स ने कि इसके अंदर जो जो टेरिटरी आएंगे फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रोमांटिसिज्म, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रोमांटिसिज्म ये मत समझना कि रोमांटिक वर्ड है तो रोमांटिक गाने सुनाने थे और रोमांटिक गाने सुनते तुझे देखा तो ये जाना सनम और यहाँ पे जर्मनी एक हो गया सनम, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोमांटिसिज्म का मतलब होता है, देखो यहाँ पे आर्टिस्टिक, लिटरली, म्यूजिकल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट को हम रोमांटिसिज्म कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है इंसान के पास, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी, गाड़ी, दौलत, बंगला, प्रॉपर्टी, पैसा, ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। एक होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आपने क्रिएट किया है। क्रिएट करने का मतलब कि आपने अपने कलम की ताकत से, अपने नॉलेज के बेस पे, अपने क्रिएटिविटी पे इसको क्रिएट किया, चाहे वो आपने ड्राइंग बनाया हो, चाहे आपने गाने लिखे हो, चाहे आपने बुक्स लिखे हो, चाहे आपने मूवी बनाई हो, चाहे आपने कुछ कंटेंट क्रिएट किया हो, जो आपका अपना अपने टैलेंट से क्रिएट किया, वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी के माध्यम से, इन बुक्स के माध्यम से, इन झंडे के माध्यम से, जो भी आपने डिजाइन किया हुआ है, गाने लिखे हैं, स्लोगन लिखे हैं, पोएम लिखे हैं, बुक लिखे हैं, टीवी, अखबार, इन सब पढ़ाई लिखाई वाला क्रिएटिविटी के माध्यम से अगर देशभक्ति यानी नेशनलिज्म आपने अगर जगाया है तो इसी चीज को रोमांटिसिज्म कहते हैं। ठीक है, तो यानी रोमांटिसिज्म का मतलब इन चीजों के माध्यम से आपने देशभक्ति डेवलप करी है। तो इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, जैसे कि ग्रिम ब्रदर्स आते हैं, इन्होंने एक्टिवेट किया लोगों को, अपने ग्लोरियस पास्ट को जगाया, बोला कि हम एक थे, एक रहेंगे तो ये रहेगा। उसके बाद एक और भाई साहब आते हैं, जोहान गॉटफ्राइड हार्डर। ठीक है, तो ये भी एक रोमांटिसिज्म राइटर थे, इन्होंने भी बहुत कुछ लिखा। दास वॉल्क नाम का एक कॉमन वर्ड दिया, दास वॉल्क मतलब कॉमन पीपल। ठीक है, तो इस टाइप के बताया कि तुम अलग नोबल क्लर्जी पीजेंट में नहीं बटे हो, अलग अलग क्लासेस में नहीं बटे हो, जैसे हमारे यहाँ शूद्र ब्राह्मण ये सब थे, वैसे नहीं हो, आप एक कॉमन मैन हो, सब एक है। तो ऐसे एक सेंस डेवलप किया कि पहचानो हम सब एक है। तो इन सब राइटर्स ने एक तरह से यूनाइट किया जर्मन के सिटीजन्स को, तो एक सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप करी माइंड में राइटर्स और बुक्स लिखने वाले लोगों ने। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो गया। आज आप सबको पता है कि जर्मनी में इंडस्ट्रीज का लेवल कैसा लेवल है, चाहे वो BMW ले लो, चाहे वो मर्सिडीज ले लो, चाहे आपके मेबैक ले लो, चाहे वो रोल्स रॉयस ले लो। ठीक है, तो इस टाइप की जो गाड़ियां है कहाँ है, जर्मन इंजीनियरिंग है, तो जर्मन की इंजीनियरिंग का लेवल ही कुछ अलग है। ऑडी ले लो। ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड था, तो इससे भी लोग माइग्रेट हुए, मतलब एक न्यूरमबर्ग से हैम्बर्ग आ गया, हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग गया, मतलब लोगों का मूवमेंट होता रहा जॉब के कारण, इंडस्ट्रीज के कारण। तो एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड भी तो डेवलप हुआ इसके कारण। तो इतना बड़ा रोल नहीं कह सकते, लेकिन छोटी छोटी चीजें ही मायने रखती है। ठीक है, तो रेलवे, ट्रेड, कॉमर्स, इन सब बढ़ता चला गया, एक जगह से दूसरी जगह लोग जॉब के लिए और बेटर लिविंगहुड के लिए माइग्रेट करते गए। तो एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस डेवलप होता चला गया, जो कि बाद में एक अच्छा रोल प्ले करेगा। ठीक है, उसके बाद एक रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 होता है, जो लिबरल्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बदल चुके थे, नई सोच वाले जो लोग थे, हर जगह रिवोल्ट हो रहा था। एक जब हम एक चैप्टर इसका क्लास 10 का लेके आएंगे तो वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मतलब अभी फिलहाल समझ लो कि लिबरल्स यानी जो पढ़े लिखे लोग थे, जो जिनकी सोच बदल चुकी थी, पुराने ख्यालों से अब ऊपर आ चुके थे, तो उन्होंने डिमांड करी कि भाई अब तो देश को एक कर दिया जाए, एक पॉलिटिकल मतलब मोनार्कियल सिस्टम से डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ ट्रांसफर किया जाए, ज्यादा बेटर हमारे लिए वही होगा, क्योंकि पढ़ लिख गए थे, डेमोक्रेसी के फायदे वो जानते थे। तो उनके प्रेशर के कारण 1848 में फाइनली एक बार पार्लियामेंट बुलाई जाती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है क्या, जर्मनी जो ये 39 स्टेट्स अब है, इसको क्या एक सिंगल नेशन डेमोक्रेटिक तरीके से रूल किया जा सकता है क्या। तो इसी चीज के लिए ये था। ठीक है, ये देखो, ये इमेज आपको दिख रहा होगा, यही 1848 का पार्लियामेंट होता है। ये चर्च है, चर्च बहुत बड़ा चर्च था, फ्रैंकफर्ट नाम के शहर में ये चर्च था, और चर्च का नाम क्या था, सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च था। देखो यहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं, दिख रहा है,
और ये देखो एक इमेज दिख रहा होगा, ये जर्मेनिया, इस इमेज को जर्मेनिया कहते हैं, एक तरह से फीमेल एलिगरी, योद्धा, जर्मनी को योद्धा के रूप में दिखाया गया कि जर्मनिया मतलब जर्मेनिया लड़ रही है एक होने के लिए, 39 सब एक सिंगल बनने के लिए राजाओं से लड़ रही है एक तरह से। तो एक एलिगरी बनाया गया, काल्पनिक कैरेक्टर डिजाइन किया गया, तो ये रखा गया, ये इनका फ्लैग हो गया, ठीक है। ये लोग आए थे, कितने लोग टोटल आए थे? 831, ध्यान रखिएगा 831 इलेक्टेड मेंबर्स आए थे पूरे देश भर से, 39 स्टेट से जो थे वहां से 831 लोग आए थे, ठीक है। अब होता क्या है, चलो देखो, अगर हम मैप देखें, मैप मैं ऐसे रैंडम बना देता हूं, दिस इज प्रूशिया, नीचे ऑस्ट्रिया, और ये छोटे 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 37 वाले ऐसे रैंडम डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो प्रूशिया का जो राजा था, ध्यान रखेंगे, प्रूशिया का जो किंग था इस वक्त प्रूशिया का जो किंग था उसका नाम था फेडरिक विल्हेम फोर। क्या नाम था? फेडरिक विल्हेम फोर, फेडरिक विल्हेम फोर, फोर्थ क्योंकि इस नाम से चौथा आदमी था, ठीक है। और ऑस्ट्रिया का एक राजा था इस वक्त, फ्रैंक जोसेफ, ठीक है, फ्रैंक जोसेफ। तो इसका ये राजा था, इसका ये राजा था। लिबरल्स अब देखो क्या बनाना चाहते थे, देखो यहाँ पे स्टेट बनना चाहिए जहां पे एक किंग होगा, हाउस ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल होगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा की तरह बात हो रही है। एक किंग भी होगा नॉमिनल हेड की तरह, और लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना था। 831 इलेक्टेड मेंबर्स आए थे, लिबरल्स, पढ़े लिखे, जो उस वक्त रसूख रखते थे पूरे जर्मन वाले पार्ट पे, जो बाद में बनेगा। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। तो 37 वाले ने अपोज कर दिया, क्योंकि देखो समझना, अगर देश एक होता, एक बनेगा, 39 से एक सिंगल नेशन बनेगा, जो भी बनने वाला था, नाम जो भी बाद में आता, तो राजा एक ही बनता ना, कि 39 टेरिटरी थी तो 39 राजा होंगे, ऑब्वियस सी बात है एक राजा बनेगा। और इन 37 को पता था कि भाई हमें कहां चांस मिलेगा, हम तो छोटे टेरिटरी वाले हैं, या तो इसको मिलेगा या तो इसको मिलेगा, क्योंकि ये बड़ी टेरिटरी थी, ताकतवर ज्यादा थी। तो इन्होंने इस सिस्टम को अपोज कर दिया, क्योंकि अभी के सिस्टम में कम से कम नाम मात्र के राजा तो है, एक एक बिल्डिंग के राजा सही, एक एक गांव के राजा सही, राजा तो है ना, इज्जत तो है। उस वक्त जब सिस्टम ऐसा बन जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी। तो इन्होंने इस सिस्टम को अपोज कर दिया, ये मतलब इस अगेंस्ट चलेगा। जो ऑस्ट्रिया को लगा, यानी जोसेफ को लगा कि भाई मुझे सेलेक्ट किया जाएगा एज ए किंग, क्योंकि मैं ट्रीटी ऑफ वियना जब हुई थी, बैटल ऑफ वाटरलू जब नेपोलियन हारा था, ट्रीटी ऑफ वियना उसके बाद हुई थी, उसमें ऑस्ट्रिया को सबसे पावरफुल बताया गया था इन पूरे रीजन में। तो उसको लगा कि मेरा भी अभी वर्चस्व है, अभी भी रसूख है, वैसा ही है, तो मुझे लोग चुनेंगे। और सबने क्या किया, इसको चुना, प्रूशिया वाले को चुना, फेडरिक विल्हेम फोर को चुना। बारिश बहुत तेज हो रही है, अंधेरा अंधेरा सा भी हो गया है, तो थोड़ा सा आवाज जो होगा प्लीज उसको मैनेज कर लेना। तो अभी तक देखा कि फेडरिक विल्हेम फोर को राजा सेलेक्ट कर लिया गया था सबके द्वारा, लेकिन ऑस्ट्रिया वाला जो था जोसेफ, उसको बुरा लग गया। तो समझना, अवार्ड सेरेमनी हो रहा है और एक को लग रहा है कि मेरे ही को अवार्ड मिलने वाला है, अनाउंसमेंट हो रहा है, और वो जस्ट खड़ा ही हो रहा है कि अब मेरा नाम आने वाला, पता चला कि दूसरे का नाम उसने अनाउंस कर दिया, अनाउंसर ने। बेचारे को बुरा लग गया। जब बुरा लग गया, सबको लगा कि भाई, इसको लगा कि भाई मुझे चुनेंगे हेड ऑफ द कंट्री या राजा बनाने के लिए, तो भाई साहब ने रिजेक्ट कर दिया। जैसे ये 37 जो थे ना, ये अगेंस्ट चले गए, तो जोसेफ यानी ऑस्ट्रिया वाला भी अगेंस्ट चला गया, तो दो लोग अगेंस्ट चले गए कि एक जर्मन एम्पायर बन जाए, और इस टाइप की चीजें जो हो रही थी, इसके अगेंस्ट में दो लोग आ गए, ठीक है। उसके बाद अचानक से पता चलता है कि फेडरिक विल्हेम फोर था ना, इसने भी अपोज कर दिया, ये भी अगेंस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसने सोचा कि अभी मैं पावरफुल किंग हूं, कम से कम एटलीस्ट प्रूशिया का तो हूं, अगर मान लो पूरा जर्मन एम्पायर बनता है और मैं वहां का राजा बना दिया था, तो मेरे पास क्या पावर रहेगा, बाबा जी का टुल्लू, मतलब सारा पावर तो यहाँ रहेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे रूल होने वाला है, पार्लियामेंट के पास पावर रहेगी, मैं तो एक नाम मात्र का हेड रह जाऊंगा, तो इससे बढ़िया तो अभी है। तो इसने भी अपोज कर दिया, और लिबरल्स का जो सपना था पढ़े लिखे लोगों का एक जर्मन एम्पायर बनने का 1848 में, तो वो टूट गया। इसलिए एट लास्ट कहेंगे कि दिस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो थी वो फेल हो गई। ठीक है, देखो यहाँ पे रीजन ऑफ फेलियर दिख रहा होगा, इधर प्रूशिया इधर ऑस्ट्रिया, और दोनों में टशल्स भी थे, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया में, देख लो कैसे।
कि ऑस्ट्रिया वाला जो था ना वो कैथोलिक धर्म को फॉलो करता था। अब ये कैथोलिक क्या है और प्रोटेस्टेंट क्या, ध्यान रखना। जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, मतलब वैश्य क्या बोले, बिजनेसमैन हो गया, ओबीसी हो गया, कोई राजपूत है, कोई अलग अलग जो जातियां हो गई, उसमें हम नहीं जा रहे। तो उसी तरह यहाँ पे भी तुम देखोगे कि क्रिश्चियन जो है ना, क्रिश्चियन में भी दो मेजर सेक्ट है। एक को बोला जाता है कैथोलिक, और कैथोलिक से ही टूट के एक अलग हो गया जिसको बोला गया प्रोटेस्टेंट। अब देखो ये अलग एक टॉपिक है। एक बुक आई थी 95 थीसिस, मार्टिन लूथर ने लिखी थी। इस बुक ने क्या किया, 1517 में ये बुक आई थी, 1517 में ये बुक आई थी, और इस बुक ने इस कैथोलिक धर्म को, शुरू से एक ही कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च और उस क्रिश्चियनिटी इसी से जाना जाता था, लेकिन इस कैथोलिक से टूट के प्रोटेस्टेंट अलग हो गया। आज हम बात करें पूरे वर्ल्ड में 1200 मिलियन कैथोलिक फॉलोअर है और प्रोटेस्टेंट वाले कितने, 800 मिलियन फॉलोअर। फर्क क्या है दोनों में भाई, दोनों तो क्रिश्चियन है, फर्क क्या है? तो कैथोलिक वाले ना जीसस क्राइस्ट को एज ए गॉड मानते हैं, बाइबल को एज ए गॉड के रूप में ट्रीट करते हैं, मदर मैरी और पोप को भी एज ए गॉड के रूप में मानते हैं, यानी पोप ने जो बोल दिया वही हो गया। पोप क्या होता है, रिलीजियस हेड। जैसे मुसलमानों में खलीफा था ना, कैलिफ जिसको बोला गया, तो उसी तरह क्रिश्चियनिटी में जो सबसे रिलीजियस धार्मिक गुरु होता है उस पोजीशन को पोप कहते हैं, और पोप ने जो बोल दिया वही सर्वोपरि है, तो इसको एज ए गॉड के रूप में ट्रीट करते हैं। बट प्रोटेस्टेंट वाले रिस्पेक्ट करते हैं बट गॉड के रूप में इधर ही मानते हैं। जीसस क्राइस्ट मेन गॉड हो गया और बाइबल उनकी पवित्र किताब। पोप को एज ए गॉड के रूप में ट्रीटमेंट वो नहीं देते हैं। तो ये बेसिकली ये अंतर है। तो यानी जो प्रूशिया वाला जो था ना, ये आपके प्रोटेस्टेंट थे, और प्रोटेस्टेंट जो थे वो लिबरल थे, पढ़े लिखे लोग थे। ऑस्ट्रिया वाले क्या थे, कैथोलिक थे, और साथ साथ कंजर्वेटिव भी थे। कंजर्वेटिव का मतलब पुरानी सोच वाले, वही अपने आप को बदलना जो नहीं चाहते, बहुत स्लो चेंजर्स हैं और पूरा ये धड़े पे रूढ़िवादी सोच लेकर चलते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस भी थे इस जनता में, प्रूशिया वाले में और ऑस्ट्रिया वाले जनता में। तो ये टशल का ये भी कारण था कि जोसेफ जो था ऑस्ट्रिया का राजा और फ्रेडरिक विल्हेम फोर जो प्रूशिया का था, इनके बीच में थोड़ा सा मतभेद इस चीज को भी लेकर था। तो एक तरह से बनी नहीं और देश एक हुआ नहीं। ठीक है, तो क्या लगता है, इतनी कोशिशें की गई, नेपोलियन ने 300, अभी तक देखा जाए तो सबसे अच्छा बैटिंग किसने किया, नेपोलियन ने किया। एटलीस्ट कम से कम उसने 300 से 39 तो लेकर आया। जोल्वेरिन ने भी अच्छा साझेदारी निभाई, पार्टनरशिप अच्छा किया, एटलीस्ट इकोनॉमिक लेवल पे देश को तो एक किया। रोमांटिज्म राइटर्स जो थे, जो किताबें लिख के लोगों को सेंस एक कर रहे थे, उन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने थोड़ी बहुत कोशिश की। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बहुत हाई लेवल का एक मैच हो रहा था, बट फेल हो गया क्योंकि एक कंक्रीट डिसीजन नहीं पहुंच पाया, एज इट इज चीजें रह गई। ठीक है, तो क्या होता है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो हुआ था 1848 में हुआ था। इसके 10 साल की बात करें, 10 इयर्स अगर इसके बाद बीतता है, तो 1858 में क्या होता है, जो फ्रेडरिक विल्हेम फोर था ना वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है नेचुरल। फ्रेडरिक विल्हेम फोर की डेथ हो जाती है, डाइड। तो क्या लगता है, एक बनेगा, जर्मनी एक हो पाएगा? ऑब्वियस ही बात होगा, आज पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हुआ है ना। कैसी बात करते हो तुम लोग यार। तो विल्हेम फोर के डेथ के बाद उसका जो ब्रदर था, कजन ब्रदर था, उसका नाम क्या था, काइजर विलियम फर्स्ट। काइजर विलियम फर्स्ट, कजन को मौका मिल गया, ये भाई साहब राजा बन गए। प्रूशिया का ये राजा 1858 में बनते हैं, काइजर विलियम फर्स्ट। ये फ्रेडरिक विल्हेम का कजन ब्रदर था। ठीक है, इस भाई साहब ने एक ही अच्छा काम किया, इस महापुरुष को सीएम बना दिया। मतलब पूरा प्रूशियन स्टेट जो था उसका सीएम यानी चीफ मिनिस्टर बना दिया। भाई मैं राजा हूं, मैं भोग विलास मस्ती में डूबा रहूंगा, तुमको जो देखना देख लो, मैंने अपॉइंट कर दिया तुमको। इलेक्ट नहीं किया, अपॉइंट किया, अपनी पावर का यूज करके अपॉइंट कर दिया कि तुम सीएम हो, तुम पूरा देख रेख करोगे, तुम्हारे अंडर, तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। तो 1862 में यानी 4 साल के बाद इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो भी है, वैन भी है, बिस्मार्क। ऑटो वैन, वैन नहीं है, वॉन है। इट्स नेम इज ऑटो वॉन बिस्मार्क। नाम सुना होगा, अपने आप में दम रखता है। तो ये भाई साहब आते हैं, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया इन 1862 अपॉइंटेड बाय काइजर विलियम फर्स्ट। ध्यान रखेंगे, और यही मेन महानायक है। और अभी तक आप बने होंगे, इस वीडियो लेक्चर में देख रहे होंगे, तो यहां से कहानी बहुत मजेदार होने वाली है। ये आखिरी फैक्टर है
और यही मेन फैक्टर है, यही भाई साहब आएंगे जो हीरो की तरह खेलेंगे। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। बिस्मार्क को आपने देख ही लिया, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इस हीरो का बैकग्राउंड क्या था? तो ही वाज अ रियल पॉलिटिक्स, सच्चा राजनीतिज्ञ थे। मतलब कुछ भी हो इनके लिए इनका देश सर्वोपरि है, देश जो होगा नंबर 1 होगा। अगर इसने बोला है कि मैं ये काम करूंगा, कसम खा के बोल दिया है, और उसको बाद में पता चलता है कि ये काम करने से मेरे देश को खतरा है, तो ये तोड़ देगा। सामने वाला बोलेगा तुमने मम्मी कसम खाया था, याद करो, नहीं, देश पहले है। तो रियल पॉलिटिक्स, सच्चा राजनीतिज्ञ, आज के जैसे नेताओं की तरह नहीं है, दोगले टाइप। ठीक है, आयरन और ब्लड की पॉलिसी यहाँ पे ये यूज करते हैं। आयरन और ब्लड मतलब लोहा और खून। ये मत समझना लोहा बेच रहे हैं और खून निकाल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आयरन यहाँ पे स्वॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है, तलवार को, और खून यानी मौत को, डेथ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब बात मानो या मरो, सिंपल सी बात है। लातों के हित बातों से नहीं मानेंगे। यानी बिस्मार्क ने जो बोल दिया, या तो कर लो या तो मर जाओ। मतलब तलवार की भाषा, यानी तलवार के बात निकलना है। मतलब गजब का प्रिंसिपल कह सकते हो। आप लोग यूज मत करना हाई ब्लड, पहले के जमाने में हुआ करते थे इस टाइप के सिद्धांत, प्रिंसिपल, बट ब्लड एंड आयरन सही नहीं है। ठीक, ही वाज ए कंजर्वेटिव, ऑब्वियसली बात है, कंजर्वेटिव सोच रखते थे, बट ये चाहते थे प्रूशिया के लीडरशिप में पूरा होल जर्मन यूनाइट हो जाए। लेकिन लीडर कौन बनेगा? प्रूशिया लीड करेगा इस पूरे सिस्टम को। ठीक है, और इन्होंने 7 सालों में 3 लड़ाइयां लड़ी इस चीज के लिए। अब देखते हैं 3 लड़ाइयां कौन सी लड़ी। 7 सालों का सीन है ये। तो बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा इनका कैसा कैरेक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहला लड़ाई की हम बात करने वाले हैं। लड़ाई से पहले का बैकग्राउंड जान लेते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा इधर एक मैप देखो, ये जर्मनी दिख रहा है, जो आज के जर्मनी है। ऊपर एक डेनमार्क दिख रहा होगा, ये रहा, ये डेनमार्क, नाम सुना ही होगा डेनमार्क, कैपिटल इसकी कोपेनहेगन है। तो ये देखो 2 टेरिटरी दिख रहा है। ठीक है, स्लेस्विक और होल्स्टीन। स्लेस्विक, होल्स्टीन नाम शायद सुना हो, जो देसी, जो हमारी जर्सी गाय आती है, जो बहुत ज्यादा लीटर ऑफ दूध करती है, तो होल्स्ट HF गाउ भी कहते हैं। ठीक है, तो H यानी होल्स्टीन की बात हो रही है, यहीं से मंगाया गया था। तो स्लेस्विक और होल्स्टीन ध्यान रखेंगे 2 टेरिटरी थी। ये किसके अंडर था? डेनमार्क के अंडर था। ध्यान रखेंगे ये दोनों टेरिटरी, ये जो यानी फेडेड कलर में जो दिख रहा है स्लेस्विक और होल्स्टीन, ये डेनमार्क कंट्रोल करता था। लेकिन यहाँ पे रहते कौन लोग थे? जर्मन लोग रहते थे, जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे। तो बिस्मार्क, ठीक है, ऊपर का जो था ना ये प्रूशिया था और नीचे का ऑस्ट्रिया था। ठीक है, तो बिस्मार्क जो था जोसेफ के पास जाता है। जोसेफ का मतलब यानी आपका ऑस्ट्रिया का राजा कौन था? जोसेफ, फ्रैंक जोसेफ। तो उसके पास जाता है, बोलता है कि देख भाई हमारी 2 टेरिटरी डेनमार्क के पास है। तो क्या करते हैं, हम दोनों मिलकर अटैक करते हैं डेनमार्क को और उसको हरा देते हैं, और 2 टेरिटरी मिलेगा तो एक तुम रख लेना और एक मैं रख लूंगा। सो सिंपल। तो तय हो जाता है, यानी आपको यहाँ पे यही दिखेगा, इन दोनों में डील हो जाता है कि हम डेनमार्क के ऊपर अटैक करेंगे और हमारी जो मतलब 2 टेरिटरी है उसके पास होल्स्टीन और स्लेस्विक, तो ये उससे छीन लेंगे और आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, तो डील हो जाता है दोनों में। आगे चलते हैं। तो ये लड़ाई होता है वॉर अगेंस्ट डेनमार्क। ठीक है, कब होता है? 1864 में। 1864 में ये लड़ाई शुरू होती है, प्रूशिया ऑस्ट्रिया वर्सेस डेनमार्क। यानी एक तरफ प्रूशिया और ऑस्ट्रिया दोनों मिलकर रहेंगे और दूसरी तरफ डेनमार्क से लड़ाई होगी। ऑब्वियस ही बात है डेनमार्क हारने वाला है, और ऐसे भी बिस्मार्क पूरी तैयार था कि उसको लड़ाई के दम पे देश को एक करना था। जी हो जो शादी ब्याह के तरीकों के यूज नहीं कर रहा था। तो जाहिर सी बात है, हारने के बाद जब भी कोई लड़ाई होता है उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है। तो यहाँ पे ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ गैस्टिन। उतना नहीं पूछा जाता है कि कौन सी ट्रीटी, मेन कैरेक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं। इस ट्रीटी में क्या होता है? स्लेस्विक प्रूशिया को मिलता है, होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को मिल जाता है, जैसा कि वादा किया था कि आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, तो ये पहली लड़ाई यानी 7 सालों में 3 लड़ाइयां, जिसमें से पहली लड़ाई ये थी डेनमार्क के अगेंस्ट में। किसको लेना था? स्लेस्विक और होल्स्टीन। पहले क्या किया? ऑस्ट्रिया से हाथ मिला के दोनों मिलकर अटैक करते हैं, डेनमार्क को हराते हैं और स्लेस्विक और होल्स्टीन ले लिया जाता है। ठीक है, तो स्लेस्विक और होल्स्टीन, ऊपर प्रूशिया नीचे ऑस्ट्रिया। ऐसे याद रखना कि ये जो टेरिटरी थी, मैं ऐसे बांट रहा हूं, ये एक टेरिटरी आपका, एक स्लेस्विक हो जाएगा, एक होल्स्टीन हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा किसको मिलेगा? तो SP याद रखना, दिस इज P और यहाँ पे S, स्लेस्विक, और ये है होल्स्टीन। मतलब ऑस्ट्रिया ने बोला कि भाई होल्स्टीन मैं लूंगा, स्लेस्विक तुम रखो, क्योंकि होल्स्टीन तुमको मिलेगा तो तेरा कंटिन्यूअस बाउंड्री हो जाएगा। एक प्लॉट है तो लगातार प्लॉट हो जाएगा, ज्यादा फायदा हो जाएगा ना। बीच में मैं रहूंगा ना, होल्स्टीन मेरा रहेगा, तो क्या तुम लोग कर रहे हो कुछ तो मेरा भी तो कंट्रोल रहेगा ना। तो इसलिए होल्स्टीन को ऑस्ट्रिया वाले ने लगा, और स्लेस्विक यानी SP सेलिंग प्राइस, जैसे याद रखना किसको मिलता है? प्रूशिया को।
ठीक है, तैयार हो जाता है। बिस्मार्क बोला कोई दिक्कत नहीं, तू ले ले यार। ठीक है, एक कैरेक्टर और आने वाला है इस फिल्म में, नेपोलियन थर्ड। ध्यान रखेंगे, जो पहला नेपोलियन था जिसने 300 को 39 में कन्वर्ट किया, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये मात्र एक संयोग है, कोई लेना देना नहीं है उससे। ध्यान रखेंगे, मूछें हो तो नेपोलियन थर्ड जैसी हो, दिख रही होगी। तो नेपोलियन थर्ड कौन था? इस नाम को यूज करने वाला तीसरा बंदा था, और ये बर्मन डायनेस्टी से ही बिलोंग करता था। खानदान इसका वही बर्मन वाला था। कौन सा? लुइस 16 वाला जो था ना, तो कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन एक ही फैमिली ट्री से निकल रहा था। तो ये नेपोलियन वैसा नहीं था जो नेपोलियन थर्ड से कोई लेना नहीं था, अलग ही कैरेक्टर था। नेपोलियन नाम था इसका, थर्ड इसलिए कि थर्ड टाइम ये नाम आ रहा है। ठीक, तो बिस्मार्क जाता है, और इस वक्त ये कौन था? इस वक्त ये जान लो, फ्रांस का किंग था इस टाइम पीरियड में। यानी जब हम बात करें 1864, तो 1864 में इस टाइम पीरियड में ये उसका किंग था। फ्रांस का राजा कौन था? नेपोलियन थर्ड। फ्रांस का राजा कौन था? नेपोलियन थर्ड। ध्यान रखेंगे। तो आपको पता है कि फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया, देखो दोनों के अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप पढ़े होंगे, मेरा एक वीडियो अभी आएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर भी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप जानोगे या जानते होंगे, तो उसमें जो लुइस 16 था ना, लुइस 16 ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी और एंटोनिएट से शादी करी थी। तो एक तरह से समधी जी समझने वाला टाइप कुछ दिख रहा है ना, रिलेशंस। तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस में अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है। तो इस ताल्लुकात के कारण इन दोनों में एक ट्रीटी है भाई, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कभी आप पे आंच आएगी तो लगेगा कि हमारे ऊपर अटैक आ गया, हम आपको हेल्प करेंगे। तो इन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग थी। बॉन्डिंग क्या बोलेंगे, अच्छे तालमेल था, रिश्ता वाला पार्ट था फ्रांस और ऑस्ट्रिया वाले में, ठीक है। यानी जोसेफ की बात हो रही है यहाँ पे। ऑस्ट्रिया का कौन था? जोसेफ अभी, और नेपोलियन थर्ड फ्रांस का राजा था। अब ये भाई साहब बिस्मार्क आते हैं, इनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखो भाई, मुझे जर्मनी को एक करना है, ध्यान से समझना, मुझे जर्मनी को एक करना है, और मैं ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी कुछ टेरिटरी उसके पास है, होल्स्टीन और कुछ छोटे मोटे टेरिटरी है। पूरा ऑस्ट्रिया से उसको कोई मतलब नहीं था। तो मैं चाहता हूं कि मैं जब अटैक करूं तो तुम बीच में नहीं आओगे, कि तुम्हारे रिलेशन है, ट्रीटी है, तो तुम आओगे बीच में। तो बोलता है मेरे को क्या मिलेगा? तो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं उसको हरा देगा तो आधी ऑस्ट्रिया तुमको मैं दे दूंगा। मन में लड्डू फूटा, मतलब भाई बैठे बैठे आधी टेरिटरी मिल रही है तो क्या बुरा है, और रिलेशन तो किसी और के टाइम में हुआ था, मेरे बाप का क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये डील हो जाता है इन दोनों में कि ठीक है, मैं बीच में नहीं आऊंगा जब तुम ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक करोगे। पहले ही सेटलमेंट कर लेता है। कौन करता है? बिस्मार्क। तो यहाँ पे अब लड़ाई होती है, नेक्स्ट दूसरी लड़ाई होने वाली है, वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। ये कब होता है? 1866 में, जस्ट 2 साल के बाद डेनमार्क से जब लड़ाई होती है। और इस लड़ाई को बैटल ऑफ सडोवा या कोनिग्राज भी कहा जाता है। इसको 7 वीक यानी 7 वीक वॉर भी कहते हैं, क्योंकि 7 वीक में इस लड़ाई को हरा दिया, या 49 डेज वॉर भी कहा जा सकता है। क्यों भाई? क्योंकि 7 वीक में 49 डेज होते हैं, ठीक। मतलब बिस्मार्क तैयार था। ये तो अब देखो सब कुछ प्लानिंग खेल रहा है, लड़ाई के दम पे उसको ये करना है, तो पहले से उसने मिलिट्री को इस लेवल का बना दिया है कि कोई टिक ना सके। बहुत स्ट्रांग मिलिट्री लीडर था वो, ठीक है। तो 7 वीक 7 हफ्तों में हरा देता है। बेचारा नेपोलियन सोच रहा होगा, नेपोलियन थर्ड की क्या हो रहा है क्या नहीं रहा। तब तक तो रिजल्ट आ गया यहाँ पे उस टाइम पीरियड में। तो ऑब्वियस सी बात है, जो दिया था होल्स्टीन ले लिया जाएगा। तो यही होता है। यानी 1866 में सेकेंड लड़ाई लड़ता है ऑस्ट्रिया से, 49 डेज या 7 वीक वॉर कहते हैं। कोनिग्राज में लड़ाई हुआ था, इसलिए बैटल ऑफ कोनिग्राज भी कहते हैं। उसका दूसरा नाम सडोवा भी है। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि होल्स्टीन जो मिला था उसमें, मतलब डेनमार्क से लड़ाई करने के बाद, तो होल्स्टीन ले लेता है, जो दिया वो ले लिया। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रिया के अलाइज, प्रूशिया के अलाइज। हाँ, आपके दिमाग में ये सवाल होगा, वो जो 37 जो छोटे छोटे टिंगू थे, उनका क्या हुआ? तो सोचो, डेनमार्क नहीं टिक रहा है, ऑस्ट्रिया को 49 डेज में जो सुपर पावर अपने आप को कह रहा था उस वक्त, उसको हरा दिया। फ्रांस के साथ ये डील कर लिया। 37 जो एक एक गांव के जो राजा, वो क्या टिकेंगे? उन्होंने सीधा फरमान भेजा उनको कि भाई लड़ना है या मिलना है, हम भाई बाप मिलना है। तो 37 तो बिना लड़ाई झगड़े के ही बस ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, तो पता ही था बिस्मार्क का क्या रोल है, तो चुपचाप मर्जर एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। तो 37 तो चुपचाप प्रूशिया में अपने आप आ जाते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा उधर तो हुआ ही नहीं, बेचारों के पास कुछ ऑप्शन था भी नहीं ना, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो 1866 की लड़ाई ध्यान रखना है, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में प्रूशिया ने लड़ाई करी थी। प्रूशिया जीता था, ऑस्ट्रिया हारा था। 7 वीक वॉर कहते हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं, यानी देखो जर्मन टेरिटरी मर्ज हो चुका है, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जर्मनी मतलब जो बिस्मार्क जो चाहता था सब कुछ कर लिया उसने। मतलब क्या किया, एक मैप समझो, ये जो प्रूशिया था, ठीक है, ऊपर ये होल्स्टीन था, स्लेस्विक नहीं लिया गया, ये 37 छोटे छोटे थे, इधर नीचे ऑस्ट्रिया था, तो ऑस्ट्रिया से लेना देना नहीं था। कुछ टेरिटरी मान लो ये बॉर्डर वाले और ये होल्स्टीन, ये कुछ टेरिटरी थे जो ऑस्ट्रिया ने दे रखे थे। तो बिस्मार्क ऐसा नहीं था कि उसको जमीन बहुत ज्यादा चाहिए था, उसको था कि बस जर्मनी को एक करना था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जहां जहां जर्मन भाषी है, जर्मन लोग रह रहे हैं, तो वो टेरिटरी हमारी है, उसको मर्ज करेंगे, बाकी से हमको कोई लेना देना नहीं है। सच्चा देशभक्त कह सकते हो। तो ये 37 तो मर्ज हो गया, ये दोनों ले ही लिया, स्लेस्विक ले ही लिया था, होल्स्टीन हरा के ले ही लिया, कुछ टेरिटरी थी यहाँ से जो जर्मन वाले थे वो ले ही लिया, सब ले ही लिया, कोई दिक्कत ही नहीं बची थी, यानी सारी जर्मनी एक हो चुकी थी मतलब। लेकिन अभी भी जर्मनी नाम नहीं आया था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी समझना, ऑस्ट्रिया से जो टेरिटरी लिया गया था, ऑस्ट्रिया से जो टेरिटरी लिया गया, चाहे वो होल्स्टीन वाला हो, चाहे स्लेस्विक के भी कुछ लोग आए थे, ऑब्वियसली बात है शुरू से डेनमार्क के कब्जे में थे, अचानक से कोई और उनको अंडर कंट्रोल कर लेगा तो बुरा तो आएगा नहीं ना, आजादी छिन गई एक तरह से। तो यहाँ पे क्या था प्रॉब्लम कि सोच अलग थी, थोड़ा रिलीजन वाला पार्ट भी अलग हो गया, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट विचारधारा है, मतलब कंजर्वेटिव और आपके वो क्या बोलते हैं लिबरल। तो ये चीजें प्रॉब्लम अड़चन कर रही थी। तो बिस्मार्क ने एक प्लान बनाया। सेंटिमेंट्स लोगों के अभी नहीं जुड़े थे, सेंटिमेंट्स कैसे जोड़ेंगे, देश मन से मानसिक रूप से कैसे एक होगा। ऑफिशियली फोर्सफुली तो मैंने एक कर लिया, लेकिन एज अ देश सिटीजन से जाना जाता है, और सिटीजन एक होंगे तभी जाके देश एक बनेगा। तो इसके लिए उसने प्लान बनाया। सिंपल सा लॉजिक समझना, दो भाई हैं, सगे भाई, आपस में जमीन जायदाद को लेके लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं। लेकिन नोटिस करना हमेशा कि बाहर वाला कोई अटैक करने आएगा या बाहरी वाला आएगा तो दोनों भाई पहले मिलके उसका सामना करेंगे, तब आपसी झंझट बाद में चलेगा। यहाँ पे तुम देख लो हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे जो भी चीजें होती हैं या कुछ भी इस टाइप से आपको दिखता है, कांग्रेस बीजेपी दिखता है, लेकिन बाहरी कोई अटैक करेगा, पाकिस्तान अटैक कर दे, चाइना एक कर दे, अटैक कर दे, तो मिलके पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे ना। सेम वैसा ही हुआ। तो बिस्मार्क ने प्लान बनाया कि मुझे एक ऐसा चाहिए कि बाहर से कोई अटैक करे हम पे, और बाहर हम अटैक नहीं करें, हम अटैक करेंगे तो सारा पासा उल्टा हो जाएगा। बाहरी शक्ति कोई हम पे अटैक करे, और जब अटैक होगा तो सारे सिटीजन्स मिलकर उसका सामना करेंगे और देश के सेंटिमेंट्स भी एक हो जाएंगे। तो प्लान ये था कि कैसे भी कोई अटैक करे हम पे और हम उसका सामना करें, सारे देश मिलकर उसका सामना करें और देश एक बन जाए। तो किसको चुना बिस्मार्क ने? फ्रांस भाई साहब को। लेकिन फ्रांस पे अटैक ये ना करे, फ्रांस अटैक करे, तभी खेल होगा, सेंटिमेंट्स तभी एक होंगे, तभी तो सेंटिमेंट्स जुड़ेंगे। तो होता क्या है, कैसे भी करके फ्रांस को प्रोवोक करना था, उंगली करनी थी कि भाई तू अटैक कर दे। तो याद करो हमने अभी जस्ट ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी क्या बोलेंगे, एक तरह से वार्तालाप बातचीत हुई थी कि भाई ऑस्ट्रिया पे जब मैं अटैक करूंगा तो तुम बीच में नहीं आना, और बिस्मार्क ने बोला था कि आधी जमीन मैं दे दूंगा। तो नेपोलियन थर्ड ने बोला वादा किया वो तो निभाओ। तो बिस्मार्क को एक मौका मिला, बोलता है नहीं देता, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, आधी टेरिटरी देना था ना, नहीं दिया, बोला नहीं देता, जो करना है कर ले। क्यों ऐसा बोला? कि उसको प्रोवोक करवाना था, भाई तुम अटैक करो कैसे भी करके, तभी मेरे देशवासी एक बनेंगे। फिर भी नेपोलियन थर्ड ने अटैक नहीं किया, प्लान फेल हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, एक मौका, जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो ना तो भगवान भी मौका देता है। तो 1817 में क्या होता है, एक राजदूत जो होता है एम्बेसडर, वो फ्रांस का एम्बेसडर प्रूशिया आया हुआ था। बिस्मार्क को एक बहुत अच्छा मौका मिला इस वक्त, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया उसका, मतलब उसका खातिरदारी बहुत अच्छे से किया। लेकिन उसने क्या किया, फ्रांस के अखबारों में झूठी खबर अफवाहें फैला दी कि बिस्मार्क ने या प्रूशिया ने फ्रांस के राजदूत के साथ बदसलूकी की, उसको कूटा, उसको जेल में डाला, मिर्च मसाला लगा के। ये सारी खबर फैला दी गई, कहाँ पे, अखबारों में छप गई फ्रांस के। और खबर ऐसे ऐसे छपेगी तो तुम सोच सकते हो कि राजा ने, नेपोलियन थर्ड ने चूड़ियां पहनी है, जमीन का भी वादा किया था 2 साल पहले, वो भी नहीं ला सका, हमारे राजदूत की बेइज्जती हो रही है तभी कुछ नहीं कर सका, ये तो निठल्ला है, कुछ नहीं है, अलग अलग बातें गॉसिपिंग। और फ्रांस की जनता तो रिवॉल्यूशन में माहिर ही है, मदर ऑफ ऑल रिवॉल्यूशन, वहीं से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। तो जब जनता का प्रेशर बना इन अखबारों के झूठी खबरों के द्वारा, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं किया था बिस्मार्क ने, ये तो जाल, ट्रैप हो रहा था। तो नेपोलियन थर्ड जो था फ्रांस का राजा, उसको मजबूरी में अटैक करना पड़ेगा क्योंकि जनता का प्रेशर आ रहा था, बेइज्जती हो रही थी। और यहाँ पे लड़ाई होता है 1870 में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के महीने में अटैक होता है। इसको बोला था फ्रैंको प्रूशिया वॉर, यानी फ्रैंको यानी फ्रांस के लिए। बिस्मार्क प्रोवोक फ्रांस टू वॉर अगेंस्ट प्रूशिया, ठीक है।
और यहाँ पे फ्रांस बहुत बुरी तरह से हारता है, क्योंकि भाई वो प्रोवोक कर रहा है बिस्मार्क, तो प्लानिंग तो कर रखा होगा ना उसके लिए। ऐसा थोड़ी है कि बस आह बैल मुझे मार, ऐसा नहीं होता। हरा देता है, बहुत बुरी तरह से हराता है यहाँ पे नेपोलियन थर्ड को। 1871 में लड़ाई खत्म हो जाती है और एल्सेक एंड लोरेन छीन लिया जाता है नेपोलियन थर्ड से। देखो यहाँ पे ये डेट याद रखेंगे, 18 जैन 1871। ये वो दिन था जिस दिन जर्मनी का निर्माण होता है और फाइनली जर्मनी का फॉर्मेशन होता है। और ये जो देखो फ्रांस और जर्मनी जो बन गया, ठीक है, आज का जर्मनी यहीं पे निर्माण, यही बर्थ डेट है जर्मनी का। तो बीच की जो टेरिटरी है ना, इसको एल्सेक, ऊपर एल्सेक और लोरेन। तो भाई अब जाता है राजमहल में, पैलेस ऑफ वर्सेल्स जहां नेपोलियन रहता है, वर्सेल्स का किला, वहां पे शीश महल था, हॉल ऑफ मिरर, ठीक है। तो वहां पे घुस के साइन वाइन भी करवा लेता है, उसी के राज दरबार में उसी के कुर्सी पे जाके बैठ के सारा खेल खेलता है बिस्मार्क। पावर देख रहे हो, लेवल है। तो ये दो टेरिटरी एल्सेक लोरेन छीन लेता है, बोलता है आया हूं क्राइम मास्टर घोगो, आया हूं तो कुछ तो ले जाऊंगा। तो फ्रांस से ये दो टेरिटरी ले लेता है एल्सेक लोरेन, जो इसका रिच मिनरल रिसोर्स वाला एरिया था फ्रांस का। इसी का बदला तुम देखोगे ना जब वर्ल्ड वार फर्स्ट होगा, तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में इसका बदला जब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स होगी तो फ्रांस निकालेगा जर्मनी से कि तुमने मेरे एल्सेक लोरेन को छीना था, तो मैं तेरा राइनलैंड और रूर का जो गोल्ड का एरिया मैं छीनूंगा। जर्मनी की जो हालत हो गई थी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में, वो इसी का बदला 1871 का लिया, और ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स 1919 में हुआ था। तो ये सारा खेल वर्ल्ड वार 1 के बाद फ्रांस ने बदला लिया था। तो अलग कहानी है, वर्ल्ड वार 1 पे जो वीडियो आएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल क्राइम मास्टर गोगो बना, दो टेरिटरी छीन ली, किसने? बिस्मार्क ने नेपोलियन थर्ड से। देखो ये ऐतिहासिक फोटो दिख रहा होगा, ये बिस्मार्क दिख रहे हैं, काइजर विलियम फर्स्ट दिख रहे हैं, पता नहीं नेपोलियन थर्ड कहाँ भागा हुआ है, कहीं इधर उधर छुपा होगा, देख लो। तो उसी के दरबार में, हॉल ऑफ मिरर में, उसी के दरबार में घुस के ताजपोशी सेरेमनी होती है, राज्यभिषेक, और जर्मन एम्पायर को ट्रीट किया जाता है, जर्मन एम्पायर का फॉर्मेशन होता है और इसको राजा बनाया जाता है, और बिस्मार्क अपने आप को चांसलर यूज करता है। वहां पे अब सीएम और पीएम का पोजीशन नहीं चलता है, आज भी देखेंगे तो वहां पे जो पीएम की जगह जो पोजीशन यूज की जाती है चांसलर, तो अपने आप को फर्स्ट चांसलर बनाता है काइजर विलियम, जो वहां का राजा बनते हैं 18 जनवरी कौन सा? 1871, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से बिस्मार्क के लीडरशिप में जर्मनी का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो बहुत अच्छा एक मास्टर स्ट्रोक खेला बिस्मार्क ने, तो अपने देश को बनाने के लिए। इससे पहले प्रूशिया था, कैसे कैसे क्या क्या हुआ जर्मनी के फॉर्मेशन में। तो ये रहा पूरा वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना। नया चैनल है, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, ये दिख रहा होगा ये।